हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज से हम अपनी लूसेंट की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज पूरी लूसेंट बुक जो है उसको कवर करेंगे और इसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज़ भी जो अभी लेटेस्ट में एडुकेटी जिस पैटर्न पे सवाल पूछ रहे हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है। फोकस हमारा आने वाले जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स हैं वो है ना। और इसमें हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, पहले हिस्ट्री होगा, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये जो सीरीज़ है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, इसकी खोज कब हुई थी सबसे पहले? तो इसकी सबसे पहले खोज हुई थी 1921 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। हड़प्पा को खोजा किसने था? इनको खोजा था दयाराम साहनी जी ने, ठीक है। दयाराम साहनी जी ने इसको खोजा था, है ना, सन 1921 में। हड़प्पा की बात करें आज, तो वो पंजाब पार्ट जो है, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, वहाँ पे सिचुएटेड है ये, ठीक है। हड़प्पा के अगर देखें काफ़ी जो जो मेन साइट्स हैं वो पाकिस्तान में ही बेस्ड है ना। और 1921 में इसकी खोज हुई थी। 1924 में जो उस समय पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हमने एक नई सिविलाइजेशन जो थी उसको डिस्कवर किया है, ठीक है। और उसका नाम इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा था। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडस वैली, जो इंडस नदी है उसके बैंक्स पे सिचुएटेड थी, ठीक है। एक और साइट जो खोजी गई थी, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, जिसको कब खोजा गया था? 1922 में। किसके द्वारा? आर डी बैनर्जी द्वारा, ठीक है। आर डी बैनर्जी जो है इन्होंने इसको खोजा था। लोथल वह स्थल है जहां निम्नलिखित में से किस सभ्यता का गोदीगार यानी कि डॉकयार्ड पाया गया था, ठीक है। तो इनमें से कौन सी सभ्यता का डॉकयार्ड पाया गया था लोथल में? तो लोथल जो है, जो कि अगर लोथल की बात की जाए कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में एक है। और सबसे पहला जो कह सकते हैं डॉकयार्ड था, ठीक है, गोदीघर था, है ना, जहाँ से ट्रेड होता था वो लोथल ही था। लोथल से ही बाकी जो दुनिया है वहाँ से ट्रेड करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इनके साथ ट्रेड किया जाता था वो पोटामिया, इजिप्शियन, पर्शियन ही थे, ठीक है। इन लोगों के साथ ही मेनली ट्रेड करते थे। और इससे पता पड़ता है कि वो कितने एडवांस थे, है ना, कंसिडरिंग कि उस टाइम पे भी जो सी ट्रेड है वो डेवलप हो चुका था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जो सबसे मेजर कमोडिटी थी जिससे ट्रेड किया जाता था वो था कॉटन, ठीक है। ऐसा माना जाता है सबसे पहले कॉटन की खोज भी इन्होंने ही करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः अपने घर किससे बनाते हैं? तो सामान्यतः ये अपने जो घर थे वो किस चीज़ से बनाते थे? तो इनके जो घर थे वो बनते थे बेक्ड ब्रिक्स या फिर कह लीजिए पक्का ब्रिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्का ब्रिक्स। और इसमें है ना जो ब्रिक साइज था ना वो भी यूनिफॉर्म था इनका। डायमेंशंस क्या थे? 1:2:4, ठीक है। इस रेशियो में ये लोग जो है अपनी ब्रिक्स को बनाते थे। स्टोन और वुड की बात की जाए तो वो घर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होते थे। स्टोन और वुड यहाँ से हमारे गलत जवाब है। सिंधु घाटी के लोग किस के साथ व्यापार करते थे? तो मेनली जो व्यापार है वो किसके साथ किया जाता था? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मेनली किसके साथ व्यापार करते थे? तो वो मेनली पोटेमिया के लोगों के साथ करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोपोटेमियंस, ठीक है। और मेसोपोटामिया के लोग जो है इस रीजन को क्या कहते थे? इस रीजन को कहते थे मेलुहा,
ठीक है, मेलुआ कहा जाता था इसको, इंडस वैली रीजन जो था इसको मेलुआ कहा जाता था। ट्रेड किस चीज़ का होता था? ट्रेड होता था आपका कॉटन का, ठीक है, बीड्स का, ठीक है, आइवरी का होता था, है ना। उसके अलावा सील्स जो होती हैं, सील बनती हैं, इनका होता था, है ना। इन चीज़ों का मेनली जो ट्रेड किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य थी क्योंकि, है ना, नॉन आर्यन थी है, क्यों की क्या ऐसा लगा था कि नॉन आर्यन है? ठीक है, तो आर्यंस का जो मेन एक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो था वो ये था कि वो रूरल थे, ठीक है, रूरल मतलब इतने एडवांस नहीं थे, प्लस वो पेस्टोरल जो होता है ना, मतलब पशुपालन वाला जो होता है ना, उससे जीविका थी इनकी, ठीक है, पेस्टोरल थे, ठीक है। वो उस इनकी जो इकोनॉमी थी वो मेनली इस पे बेस्ड थी, है ना, पशुपालन पे ही बेस्ड थी। जबकि हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए ना, तो वो काफ़ी एडवांस थी, वेल प्लान सिटीज़ थे, प्रॉपर ड्रेन सिस्टम था, तो वो एक तरह से अर्बन सिटी था, ठीक है, अर्बन सेंटर था। तो इसलिए जो मुख्यतः रीजन जो कारण है जिससे हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आर्यन नहीं थे, वो यही था कि वह अर्बन था, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट वाज अर्बन। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही है सिवाय इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है ना, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर कथन देखें तो सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, ये भी बिल्कुल सही है, ब्रॉन्ज एज था, ये आयरन का पता नहीं था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग्ड, ये भी बिल्कुल सही है, हमें नहीं पता है कि प्रॉपरली ये किस रेस से बिलोंग करते थे, कौन सी रेस को बिलोंग करते थे ये लोग, ठीक है। और द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है, ये गलत है हमारा। एग्रीकल्चर जो था वो डेवलप्ड था, ठीक है, इनको एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल पता था। इवन जैसे मैंने बताया कॉटन का कल्टीवेशन होता था, वीट का होता था, ठीक है, इसके अलावा बारले का होता था, है ना, इनके कल्टीवेशन हो ही रहे थे। और सबसे पहले कॉटन का कल्टीवेशन इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था, है ना। प्लस हमें ट्रेसेस मिले हैं इरिगेशन के, ठीक है, इरिगेशन के सबूत मिले हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर के बारे में तो इनको पता था। तो हमसे पूछा कि कौन सा कथन नहीं है सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है, ठीक है, अगर लोकल नेम पूछा जाए, मोहनजोदारो जो है वो असल में उसका मतलब क्या है? मोहनजोदारो है एक सिंधी शब्द, ठीक है, सिंधी शब्द है जिसका अगर अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ होता है माउंड ऑफ द डेड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंड ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशेष रूप से विकसित थी, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें स्पेशलाइज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हड़प्पन जो है उनके अगर देखा जाए तो टाउन प्लानिंग बहुत एडवांस था, बहुत विकसित था। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो वो भी विकसित था, है ना। क्राफ्टमैनशिप की बात की जाए तो वो भी आपका बहुत विकसित था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सारे ही जो हैं वो जो इनके स्पेशलाइजेशन थे, ठीक है। क्योंकि सिटीज़ की बात की जाए तो ग्रिड पैटर्न रोड्स थे, ठीक है, तो वो हमें पता पड़ जाता है कि टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। आर्किटेक्चर का मैंने बताया बहुत मतलब ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे घर वर बनाने के लिए, ग्रीनरीज मिली हैं, तो हमें पता है आर्किटेक्चर में तो बहुत आगे थे, है ना। क्राफ्टमैनशिप की बात की जाए तो उसमें भी ये लोग बहुत एडवांस थे। मोहनजोदारो की खुदाई में प्राप्त प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किससे बनी हुई थी? तो जो मूर्ति है, जो डांसिंग एक डांस करती हुई एक लड़की की जो मूर्ति मिली थी ना मोहनजोदारो से, वो किस चीज़ की बनी हुई है? ये आपकी बनी हुई है ब्रॉन्ज से, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की बनी हुई है और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो ये 11 सेंटीमीटर लंबी थी, ठीक है, 11 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति थी जो कि हमें मिली थी। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता को ज्ञात नहीं था, ठीक है, तो इनमें से कौन सा पशु जो है जिसके अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बुल के अवशेष बिल्कुल मिलते हैं, है ना,
बुल के अवशेष मिले हैं। हॉर्स की बात की जाए तो कहीं पे हॉर्स के अवशेष मिले थे, कहीं नहीं मिले थे, डिस्प्यूटेड है, पर अवशेष बिल्कुल पाए गए थे। एलिफेंट की बात की जाए तो एलिफेंट भी इनका इसके अवशेष मिले थे। बस एक जिराफ है, जिराफ के अवशेष नहीं मिले थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जिराफ। सिंधु घाटी से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में से कौन व्यापारिक और एवं आर्थिक विकास को दर्शाता है? ठीक है, तो इनमें से कौन है जो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है? तो अगर बात की जाए तो ये जो है आपके सील्स जो बनी हुई थी, है ना, सील जो बनी हुई थी ना, वो दर्शाते हैं कि उस टाइम पे ट्रेड था, है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन में इनका इस्तेमाल होता था, और इससे पता पड़ता है कि हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ उस टाइम पे होती थी, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सील्स। और अगर बात की जाए तो ये किस चीज़ की बनी हुई थी? तो ये बनी हुई थी आपकी स्टेटाइट से। ठीक है, स्टेटाइट की बनी हुई सील्स थी। और अधिकतर जो कॉमन है इनमें से वो यूनिकॉर्न था। ठीक है, यूनिकॉर्न जो था वो अधिकतर सील्स में पाया गया था। भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन अगर नगर शहर की बात की जाए तो वो कौन सा है? तो वो है आपका हड़प्पा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल गोदीगर डॉकयार्ड के प्रमाण देता है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि दुनिया का सबसे पहला डॉकयार्ड कहाँ पे पाया गया था? तो वो था आपका लोथल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल जो है आपका गुजरात में। यहीं से जो है सी ट्रेड होता था बाकी देशों के साथ। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। स्टैंडर्ड जो सील्स थी वो क्ले की बनी हुई थी, नहीं, मैंने अभी बताया स्टेटाइट की बनी हुई थी। इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड नीदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज, बिल्कुल गलत बात है। ब्रॉन्ज की हमें मूर्तियाँ मिली हैं तो ब्रॉन्ज तो इनको पता था। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा गलत। और उसके बाद है हड़प्पा सिविलाइजेशन रूरल बेस्ड था, बिल्कुल गलत बात है। अर्बन सिटीज़ थी, रूरल बेस्ड कुछ भी नहीं था, है ना। तीसरा है इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन, बिल्कुल सही बात है। कॉटन की खेती की जाती थी। इवन सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने कॉटन की खेती की थी। ना, इवन अगर बात की जाए तो एक बहुत फेमस जगह है सिंध, ठीक है, जहाँ पे ये खेती होती थी। तो अगर देखा जाए ना तो ये डिराइव किससे हुआ है? ये डिराइव हुआ है सिंडोन से, है ना। सिंडोन से डिराइव हुआ है, जो है ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही कॉटन होता है। ठीक है, जिसका मतलब ही कॉटन होता है। तो इसलिए ये तो हमें पता है कि ये लोग कॉटन उगाते थे, है ना। तो कौन सा सही है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पा का कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो ये जो है हमारा प्राप्त हुआ था आपके धोलावीरा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोलावीरा। यहाँ पे रिजर्वॉयर्स पाए गए हैं। ठीक है, रिजर्वॉयर्स पाए गए, डैम मिले हैं, डैम्स के अवशेष मिले हैं। तो वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम तो यहाँ पे था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत एडवांस था। बात की जाए धोलावीरा की, कहाँ पे है स्थित? ये स्थित है आपका रण ऑफ कच्छ में। रण ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में, है ना। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना। कब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो कौन सी ऐसी जगह पे थी जहाँ पे घरों में कुएं जो थे उनके अवशेष पाए गए हैं? तो ये आपको मिलते हैं मोहनजोदारो में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदारो। गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व अवशेष किस संस्कृति को दर्शाते हैं? तो आलमगीर में जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, आलमगीर जो कि गाजियाबाद ज़िले में है, वहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो हैं आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पन सिविलाइजेशन।
ठीक है। और अगर आलमगीर की बात की जाए तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इस सिविलाइजेशन का। वस्त्र निर्माण हेतु कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले कॉटन की खेती कहाँ की गई थी? तो मैंने जैसे कि बताया, सबसे पहले इसको किसने करा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। वो कहाँ के थे? वो थे इंडिया के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत वास्तुकला कहाँ प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो कहाँ पे मिला था हमें? तो ये हमें मिला है आपका काफ़ी जगहों पे नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे इसके अवशेष मिले थे, वो थी धोलावीरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोलावीरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अगर आपने अभी देखा हो, किसी ने पेपर दिया हो एसएससी का इस लेटेस्ट में, तो ऐसे सवाल आजकल बहुत आने लगे हैं, है ना, बहुत कॉमन हो गए हैं। एडीवीटी ने जैसा कि टीसीएस में होता था, वन वर्ड सवाल पूछे जाते थे, वैसा नहीं हो गया, अब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, है ना। तो चलिए एक बार हमने स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और जल निकासी प्रणाली वाले नियोजित नगर विकसित किए थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, बहुत एडवांस है ये लोग। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग से परिचित नहीं थे। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो हैं वो धातुओं से बिल्कुल परिचित थे। इवन जो है ब्रॉन्ज, जैसा कि मैंने बताया, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है इसको, ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल करते ही थे ये लोग। और कुछ हमें कॉपर के भी प्रूफ मिले हैं। ठीक है, तो इन मेटल्स का भी उपयोग होता था। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा इनमें से सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1 एंड 2 आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो थी वस्तु जो इनको ज्ञात नहीं थी? तो वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च जो है इसका इनको इसके हमें एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों को इसके बारे में पता नहीं था। वेल हो गया, पिलर है, ड्रेन्स है, इन सब का तो इनको अंदाज़ा था। हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहाँ खोजा गया था? तो एक कॉपर का रथ मिला था, वो कहाँ पर मिला था? तो वो जो मिला है आपका, वो मिला है आपके दायमाबाद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दायमाबाद। दायमाबाद है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है आपकी जगह दायमाबाद। निम्नलिखित में से वह स्थल जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल मोहर प्राप्त की गई थी। ठीक है, तो ऐसी मोहर जिसपे बैल छपा हुआ था, वो कहाँ पे मिली थी? तो वो मिली थी आपकी हड़प्पा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो उसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने जो है हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा की सबसे पहले इन्होंने खोज करी थी, और इसी को आगे चल के इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए या हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला में प्रदर्शित नहीं किया गया? तो इनमें से कौन सा जो है पशु वो किसी भी मोहर पे नहीं मिलता है? ठीक है, तो अगर बात की जाए तो कॉमनली कौन से पशु पाए गए थे? तो वो पाए गए थे आपके यूनिकॉर्न, बुल, ठीक है, राइनो, ठीक है, राइनो भी मिलता था, एलिफेंट मिल जाता था हमें, और टाइगर मिल जाता था। ठीक है, तो ये हमें 5 जो जानवर हैं ये कॉमनली मिलते थे। अब इनमें से अगर बात की जाए कि कौन सा नहीं मिलता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉयन। लॉयन जो है वो किसी भी सील पर नहीं मिला था। इवन काऊ भी मिल जाती थी, है ना, तो एक काऊ भी जोड़ लीजिएगा यहाँ पे। एलिफेंट और राइनो तो मिलते ही थे, लॉयन जो है हमें कभी नहीं मिला।
मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी हड़प्पा वासियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो वो लोग किस कौन सा शब्द यूज़ करते थे इंडस वैली हड़प्पन्स के लिए? ठीक है, तो वो जो यूज़ करते थे वो था मेलुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलुआ शब्द जो है वो यहाँ के निवासियों के लिए यूज़ किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शंख वस्तुओं के निर्माण का विशेष केंद्र था? ठीक है, तो शंख वस्तु कह लीजिए, या बीड्स जो होती थी, मालाएं बनती है ना, उसके लिए कौन सा फेमस है? उसके लिए आपका फेमस है लोथल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल में ये एक सेंटर था इन इंडस्ट्रीज़ का। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे संकेतित होती है? तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है हड़प्पा की वो कहाँ पे है? तो जैसे कि मैंने बताया, ईस्टर्न मोस्ट आपकी आ जाती है आलमगीरपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। कहाँ पे है? यूपी में, है ना, गाजियाबाद यूपी में है ये आलमगीरपुर। बूस्टेफेडॉन क्या है? बूस्टेफेडॉन क्या है? तो वो एक लिखने की कला है, ठीक है, राइटिंग स्टाइल है आपका बूस्टेफेडॉन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइटिंग स्टाइल। इसमें होता क्या है, इसमें लिखावट कैसे लिखी जाती है? लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, इस तरीके से लिखा जाता है। एक लाइन यहाँ ख़त्म होगी, फिर नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए तो क्योंकि जो टेक्स्ट थे ना जो मिले थे इस सिविलाइजेशन के, वो इसी फॉर्मेट में थे, तो इसलिए इसको कहा जाता है बूस्टेफेडॉन। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के स्थल सुरकोटडा की खोज की थी? तो सुरकोटडा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपके जगतपति जोशी जी द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगतपति जोशी। और ये साइट की बात की जाए तो सुरकोटडा कहाँ पे है? ये है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है ये आपकी सुरकोटडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, आर्यों को एक जाति के रूप में सर्वप्रथम किस यूरोपी ने निरुक्त किया था? ठीक है, तो किसने आर्यंस को एक जाति के रूप में निरुक्त किया था? तो वो आपके किया गया था, एक जर्मन स्कॉलर थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। इन्होंने कहा था कि आर्यन जो है वो एक जाति है, रिलेशन जो है आपके लैंग्वेज और कल्चर पे बेस्ड था, है ना। बाद में हालांकि ये जो कैटेगराइजेशन है वो गलत माना गया था, और उसके बाद आर्यंस को एक लिंग्विस्टिक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया था ना। देखिए, अगर बात की जाए और जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विलियम जोन्स जो हैं, विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी की शुरुआत की थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1784 में इसकी शुरुआत की थी विलियम जोन्स ने। और उसके बाद जनरल कनिंघम की बात की जाए तो ये कौन है? ये है आपके फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हैं आपके जनरल कनिंघम। और एच विल्सन की बात की जाए तो एच विल्सन एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसलेटर थे, ठीक है, ट्रांसलेटर थे ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो संस्कृत की बुक्स है ना, उनको, संस्कृत की बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, ठीक है, तो एक तरह से ट्रांसलेटर ही थे, अनुवाद करते थे ये। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो इनमें से क्या था? तो अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया था, इनका जो मेन काम है वो है पशुपालन, पेस्टोरल इकोनॉमी थी इनकी, है ना, पेस्टोरल यानी कि पशुपालन इकोनॉमी थी, तो इसलिए इनका जो मुख्य भोजन था वो था मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और उनके प्रोडक्ट, दूध, दही, छाछ, घी, ये सब इनके मेन जो है भोजन थे। और अगर ऋग्वेदिक
टाइम की बात की जाए तो ऋग्वेदिक का था बार्ले, है ना, बार्ले ऋग्वेदिक टाइम में मुख्य फसल था। और लेटर वैदिक रीजन में अगर चले जाओगे ना, लेटर वैदिक एज में, तो वहाँ पे राइस हो जाता है ना। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा गया ऐसा माना जाता है? तो क्या माना जाता है कि कितने दिन तक ये जो युद्ध है वो लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है आपका लड़ा गया था 18 दिनों तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 दिन, है ना। और महाभारत को लिखा किसने था? महाभारत को लिखा था आपके वेद व्यास ने, वेद व्यास जी ने लिखा था। और इसको फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है ना, फिफ्थ वेदा भी कहते हैं इसको। और इन्होंने ही बताया था कि ये 18 दिन तक खेल लड़ा गया था। आर्य समाज में मनुष्य जीवन के निम्नलिखित चरणों में से आयु के बढ़ते क्रम का सही कौन सा सही ऑर्डर है? ठीक है, तो अगर बात की जाए तो जो ये एक्चुअली वैदिक उससे रिलेटेड है ना, वैदिक एज से। तो वैदिक एज में जो आपका सोशल सिस्टम बनता था ना, वो ह्यूमन लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। सबसे पहला होता था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता था हाउस स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। उसके बाद आता था गृष्टा। गृष्टा क्या होता था? गृहस्थ जीवन, है ना। उसके बाद आता था वनप्रस्था। वनप्रस्था होता था मतलब फॉरेस्ट में आप रिटायरमेंट ले लो, जंगल में जाके रिटायरमेंट ले लो। और उसके बाद संन्यासा था, मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि सही ऑर्डर क्या है, तो सही ऑर्डर आपका हो जाएगा इनमें से ब्रह्मचर्य, गृष्टा, वनस्पत्र और संन्यासा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी? तो संस्कृत व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो संस्कृत व्याकरण को जो लिखा था उन्होंने, वो लिखा था आपके पाणिनि ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। इसमें कुल 4000 के आसपास सूत्रास हैं, है ना, 4000 सूत्रास हैं इस संस्कृत ग्रामर में। और अगर बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो कालिदासा जो है वो संस्कृत के एक पोएट थे, है ना। चराका जो है, चराका ने इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चराका संहिता। चराका संहिता, जिसको आप आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं, है ना। और आर्यभट्ट की बात की जाए तो ये तो मैथमेटिशियन थे, इनका तो संस्कृत से कोई लेना देना ही नहीं था, ये मैथमेटिशियन थे, है ना, बहुत फेमस। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में मेनली आपको सिंधु नदी का जो है उल्लेख मिल जाएगा, सरस्वती का मिल जाएगा, यमुना का मिल जाएगा। पेरियार जो है, पेरियार का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पेरियार। पेरियार जो है वो साउथ इंडिया में फ्लो करती है ना, साउथ इंडिया में फ्लो करती है, मे बी इसलिए हो सकता है नहीं मिलता हो इसका। और कौन सा सूक्ता है जिसमें सारी नदियों का रेफरेंस दिया गया है? तो वो है नदी स्तुति सूक्ता, नदी स्तुति सूक्ता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा किसी का रीज़न है, ठीक है। तो ये असर्शन रीज़न वाले भी सवाल बहुत आने लगे हैं आजकल। तो देखिए पहला देखते हैं सवाल। अमृत चिंतन के उच्च स्तर का विकास प्रारंभिक वैदिक साहित्य की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। बिल्कुल सही बात है ना, ऐसा ही था। और सृष्टि के ब्रह्मांडीय रहस्य और उससे संबंधित दार्शनिक संदेह अनेक वैदिक सूक्तों का भाग हैं। बिल्कुल ये भी सही बात है आपके, है ना, ये बिल्कुल सही बात है। और देखा जाए तो दोनों ही सही हैं, और जो सेकंड है वो बिल्कुल सही तरीके से ए को समझाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव क्या है भारतीय इतिहास पे? तो अगर देखा जाए तो सबसे जो मेजर इम्पैक्ट आया था वो आया था आपके जो कास्ट सिस्टम है उसका रिजिडिफिकेशन कर दिया था इन्होंने, है ना। इसका रिजिड जो एक कास्ट सिस्टम इसको डेवलप कर दिया था इन लोगों ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। अर्ली वैदिक पीरियड जो था, ठीक है, वो तो फिर भी फ्लेक्सिबल था। लेटर वैदिक पीरियड में जो डोमिनेंस था वो ब्राह्मणस और क्षत्रियस का हो गया था। इसके बाद जो है कास्ट सिस्टम जो है वो रिजिड हो गया था। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो अगर भगवद गीता की बात की जाए तो उसको किस भाषा में लिखा गया था? तो उसको लिखा गया था आपके संस्कृत में। मूलतः इसको संस्कृत में लिखा गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। अराउंड 18 चैप्टर्स हैं, है ना, और 700 श्लोक हैं इसमें, ठीक है, 700 के आसपास इसमें श्लोक हैं। और इसी में आपको कर्म योग, भक्ति योग, जनन योग, इन सब का भी जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? पुरुष सूक्त जो है इनमें से किस में पाया गया है? तो पुरुष सूक्त जो है वो आपको मिलता है ऋग्वेद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो 10th मंडला है उसमें इसका उल्लेख पाया जाता है। इसी में जो है जो 4 वर्ण हैं उनका ओरिजिन इसी में डिफाइन किया गया था। ऋग्वेद के सूक्त किसकी रचना है? ठीक है, तो ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो किसकी रचना है? तो वो कोई एक ऑथर नहीं है, ठीक है ना, वो 4 ऑथर या 7 हैं। उसमें कई ऑथर जो हैं, उन कई ऋषि जो हैं उन्होंने सबने मिलके इसको कंपोज किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनी ऑथर। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया था? तो राष्ट्रीय नदी भारत की कौन सी है? वो है गंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। 2008 में इसका निर्णय लिया गया था। पतंजलि की रचना के लिए प्रसिद्ध है इनमें से कौन जो है पतंजलि की रचना के लिए प्रसिद्ध है? पतंजलि किसकी रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो पतंजलि जो है वो आपकी योगा फिलॉसफी जो है उसको सिस्टमाइज करा था। योगा सूत्र जो है उसके लिए फेमस है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगा सूत्र। पंचतंत्र राइटर कौन थे? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। ब्रह्मसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? भद्रायना, है ना, इन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा था। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इनमें से कौन सबसे प्रमुख देवता है ऋग्वेद के? तो सबसे फेमस जो हैं वो हैं आपके इंद्र भगवान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र भगवान। अप्रॉक्सीमेटली 250 हाइम्स है जिसमें इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये बड़े फेमस थे। ऋग्वेद देवता वरुण थे, तो वरुण देवता जो है वो इनमें से कौन से हैं? तो वो हैं आपके गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, है ना, गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निवि, प्रधान और अधिव्यास थे, इनमें से क्या थे? ठीक है, तो निवि, प्रधान और अधिव्यास जो है इनमें से क्या है? तो ये अलग अलग नाम है जो गारमेंट्स कपड़े पहने जाते थे ना आर्यंस के द्वारा, उनके अलग अलग नाम है,
मतलब जैसे ऊपर जो टी शर्ट जो हो गए या शर्ट जो हो गए वो होते थे अधिव्यासा, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग नाम दिए गए हैं इनको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ आर्यन। भारत में संस्कृत भाषा को के प्रथम व्याकरणाचार्य पाणिनि किस काल में थे? तो पाणिनि की अगर बात की जाए, जो सबसे पहले ग्रामेरियन व्याकरणाचार्य थे संस्कृत भाषा के, वो कौन से काल में थे? तो वो थे आपके 6th से 5th BC तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6th से 5th BC। एग्जैक्ट आइडिया लगाना मुश्किल है, तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि 5th BC के आसपास इनका ये उस टाइम पे थे। राजचिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से किससे लिए गए हैं? तो अगर बात की जाए सत्यमेव जयते की, तो वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रुथ अलोन ट्राइम्स, है ना। और इसको लिया किस उपनिषद से है? तो उसको लिया गया है आपके मुंडाका उपनिषद से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडाका उपनिषद। उपनिषद किस विषय पर की पुस्तकें हैं? तो इनमें से कौन सी विषय की पुस्तकें हैं आपकी उपनिषद? तो वो हैं आपकी फिलॉसफी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलॉसफी। फिलॉसफी की है ना बुक्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर उपनिषद की बात की जाए तो इनको एक और टर्म भी दिया जाता है, वेदांता, है ना। उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद की बात की जाए तो एक है केना कथा, है ना। उसके बाद चांदोग्या और बृहद रंग क्या, है ना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शक के जो प्रतिपादक हैं वो आपके थे पतंजलि, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि, है ना। योग की बात की जाए तो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो हैं आपके, जो 6 स्कूल हैं इंडियन फिलॉसफी के, उनमें से एक है योग दर्शन। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो सबसे महान विधि निर्माता, लॉ गिवर कौन थे प्राचीन काल के? तो वो थे आपके मनु, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु, है ना। किससे रिलेटेड हैं ये? मनु स्मृति से, जो कि एशियंट लॉ कोड है। गौत्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख किस में मिलता है? तो सबसे पहले जो गौत्र शब्द का उल्लेख है वो कहाँ पे मिला है आपको? वो मिला है आपको ऋग वेदा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग वेदा। भारत में नास्तिक और आस्तिक दर्शन प्रणालियों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भेद करती है? ठीक है, तो कौन सा एक डिस्टिंक्ट फीचर है नास्तिक और आस्तिक सिस्टम का? तो वो है आपका बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, ठीक है। आस्तिक स्कूल जो है वो बोलता है वैदिक अथॉरिटी, वेदा जो थे वो थे, है ना, उनमें वो वैदिक अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। नास्तिक जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, है ना। नास्तिक स्कूल की बात की जाए तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो नास्तिक स्कूल से ही बिलोंग करते हैं, वो जो है नास्तिक प्रणाली को ही बिलोंग करते हैं, है ना। और न्याय हो गया, योग हो गया, वेदांता हो गया, है ना, ये सारे आपके जो है आस्तिक प्रणाली को ही बिलोंग करते हैं, आस्तिक सिस्टम को बिलोंग करते हैं। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्याय दर्शन का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था आपके गौतम द्वारा। उन्होंने ही जो न्याय सूत्र जो थे वो लिखे थे। कपिल जो है इन्होंने लिखे थे आपके सांख्य फिलॉसफी, ठीक है। कन्नड़ा रिलेटेड किससे? वैशेषिका से। जयमानी किससे रिलेटेड है? ये है आपके
मीमांसा फिलोसफी से, है ना। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये आपकी की गई थी पाणिनि द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। बुक है, फाउंडेशनल बुक है संस्कृत ग्रामर की। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, आर्य शब्द की अगर बात की जाए तो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है लर्नर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ऐसा इंसान जो बड़ा, जो कहते हैं ना, बहुत समझदार है, लर्नर्ड इंसान है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति की अगर बात की जाए तो वो किस चीज़ से संबंधित है? तो वो आपकी संबंधित है कानून से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉ। पुरुषमेध अर्थात नरबलि का उल्लेख किस में मिलता है? तो पुरुषमेध नरबलि का उल्लेख किस में मिलता है आपके? तो वो मिलता है आपके शुक्ल यजुर्वेदा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्ल यजुर्वेदा। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे आपके विश्वामित्र। विश्वामित्र जो हैं, इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेदा में है? तो वो है आपका ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। न्याय सूत्र की रचयिता कौन है? न्याय सूत्र के ऑथर कौन है? तो न्याय सूत्र के ऑथर थे आपके गौतम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम। आर्यन शब्द का अर्थ क्या है? आर्यन शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है नोबल, लर्नर्ड, है ना, या बिलोंगिंग, एक अच्छे परिवार से जो हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफ गुड फैमिली। चारों वेदों में से किसमें जादुई मंत्रों और टोनों का वर्णन है? तो जो मैजिक चार्म्स और स्पेल्स होते हैं ना, वो किस में वर्णन है उनका? तो वो आता है आपका अथर्ववेदा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में जो मैजिक चार्म्स है उनका उल्लेख है। ठीक है, यजुर्वेदा में सैक्रिफाइसेस का है ना। और समवेदा की बात की जाए तो इसमें म्यूज़िक का है, म्यूज़िक और चैंट जो होते हैं इसका है। ऋग्वेदा की बात की जाए तो हाइम्स है ना, इसका इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही चारों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो जो शुरू में जो आर्यंस है ना, अर्ली वैदिक आर्यंस, उनका रिलीजन क्या था? तो उनका रिलीजन जो बेस था वो बेस था नेचर जो है उसकी भक्ति करना, है ना, उसकी पूजा करना और यजनास पे। ठीक है, जो इसमें जो अभी होता है ना, मूर्ति की जो पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप होता है, वो अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था, है ना। ये लोग पूजा करते थे किसकी? नेचर की। नेचर की ये लोग पूजा करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। आर्य जनजातियों का सबसे प्रारंभिक बसाहट कहाँ थी? ठीक है, तो सबसे पहला सेटलमेंट कहाँ पे था आर्यंस का? तो आर्यंस का जो सबसे पहला सेटलमेंट था वो हमें मिलता है सप्त सिंधु में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब कि पंजाब, पंजाब वाले रीजन में हमें इनका जो है सबसे पहला सेटलमेंट मिलता है। प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती है? तो सबसे पहले जो सबसे जो होता है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक कि सबसे अमीर आदमी है ये। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता था कि वो जितनी गाय होती है ना इसके पास, तो उतना अमीर आदमी होता है। तो काव जो था उससे माना जाता था कि कौन कितना अमीर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव। और उस समय पर जो कैटल्स होते थे उनकी लड़ाई भी होती थी। ठीक है, उसको क्या कहते थे? वॉर ऑफ कैटल्स जो होता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे गवी शती। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र और वंशानुचरित किसके लक्षण हैं? तो ये सारे किसके इंडिकेटर्स हैं? तो ये जो हैं आपके 5 ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? पुराण के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराण।
निम्नलिखित में से किस नदी को प्राचीन काल में विस्तृत कहा जाता है? विस्तृता किसको कहा जाता है प्राचीन काल में? विस्तृता जो है एक संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत शब्द है, और वो किस नदी के लिए यूज़ होता है? वो होता है झेलम नदी के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम। ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के लोग थे? तो पणी जो है वो कौन से वर्ग के लोग थे? तो वो जो थे आपके, वो थे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वैसे कह लीजिए ट्रेडर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेडर्स। निम्नलिखित में से कौन से चार्वाक दर्शन की शाखाएं हैं? ठीक है, तो हमें बताना है कि चार्वाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो इनमें से कौन सा है। तो देखिए, अगर बात की जाए तो चार्वाक फिलॉसफी के जो स्कूल है ना, वो थे क्या? वो थे नास्तिक स्कूल, जो मैंने बताया था ना, नास्तिक सिस्टम जो है उसमें थे। चार्वाक वाले वेदास को बिल्कुल रिजेक्ट करते थे, और आस्तिक वाले जो होते थे वो मानते थे कि हाँ जो है वेदास सही है, उसको एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पे चार्वाक यानी कि जो नास्तिक स्कूल से थे, वो कौन से थे? वो आपके हो जाते हैं इनमें से, ठीक है, ध्रुवता जो था वो चार्वाक फिलॉसफी को बिलोंग करता था, और उसके अलावा सुशिक्षिता वो भी चार्वाक फिलॉसफी को था। ठीक है, न्याय और वैशिका, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल यानी कि आस्तिक स्कूल को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि चार्वाक स्कूल को कौन बिलोंग करता था, तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 and 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 and 3। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।